मैं रोहित आप सभी का वीसी खबर की खास कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ भाजपा नेता अरविंद पांडे डॉक्टर, जो कि एक कुशल लेखक, एक कुशल कार्यकर्ता, पत्रकारिता के जगत में मास्टर डिग्री होल्डर हैं। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आप सकरनिया विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। दावेदारी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करूंगा। इच्छाएं सभी रखते हैं, हमारी भी अपनी एक इच्छा है पार्टी का लीडर बनना। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सकरनिया विधानसभा काफी अहम है, क्योंकि अब तक यहाँ पर भाजपा कमल नहीं खिला पाई है। इस बार लगता है कि यहाँ पे कमल खिल सकता है। कमल खिलने की जो जितना कीचड़ उसको चाहिए कमल खिलने के लिए, वो सारा कीचड़ समाजवादी पार्टी के विधायक ने तैयार कर रखा है। अपने 35 साल की राजनीतिक कैरियर में मैं क्या बताऊं, क्या कहूं कि कोई ऐसा कीचड़ के अतिरिक्त काम ही नहीं है कि कमल न खिले। जो कमी थी वो सब पूरी हो चुकी है। कमल खिलेगा और खिलेगा। क्या मुद्दे होंगे फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? सब मुद्दे ही तो हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की नई पटकथा लिख रही है। अभी कल के डेट में फाइटर प्लेन से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ। वो आम लोगों के लिए खोला गया। यहाँ स्थानीय स्तर पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना इसलिए जरूरी है कि बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव है, जो बुनियादी सुविधाएं वो न के बराबर। यहाँ पिछले आजादी का हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उस अमृत महोत्सव में ये सकरनिया अभी भी पूर्णतया जो बुनियादी जरूरतें हो, चाहे यहाँ से रोडवेज के संचालन का हो, चाहे यहाँ से ये बिजली के मॉडर्न पावर हाउसों का हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने वाले क्षेत्रों का हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में उच्च संस्थानों या सरकार के विभिन्न बेसिक संस्थानों की बात हो, अथवा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बेड अस्पताल की बात हो, लगभग हर क्षेत्र में यहाँ बुनियादी आवश्यकताएं हैं। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक कमल की बटन दबाकर बना हुआ विधायक पूरा करेगा। क्योंकि सरकार देना चाहती है, सरकार पूरे प्रदेश में दे भी रही है, लेकिन स्थानीय नेतृत्व जो यहाँ के विधायक हैं, जिनका राजनीतिक करियर 35 साल तक है, जो अपनी सरकार में भी विधायक रहे, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से जनता को दूर रखे, और इनकी पॉलिसी है बुनियादी सुविधाओं से जनता को दूर रखना और ऊपर तक सोचने ही नहीं देना, इसी में उलझा के रखना और इसी में वोट पाना। इन सुविधाओं से बाहर लोग निकलना चाहते हैं, बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, कमल का बटन दबाना चाहते हैं, कमल को खिलाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का विधायक सकरनिया से बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि सकरनिया की बात यदि हम करें तो यहाँ पे औद्योगिक विकास को लेकर, क्योंकि यहाँ आज भी रोजगार का बहुत माध्यम यहाँ उपलब्ध नहीं है ना, तो यहाँ आज के भी जो भी युवा वर्ग है यहाँ बाहर जाने के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको लगता है ऐसा कि यहाँ भी औद्योगिक विकास होना चाहिए? देखिए, आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में केंद्र में कांग्रेस की सरकार और रिंग रोड जैसी बहुआयामी योजना को इन्होंने 10 साल रोक के रखा। 1 इंच रिंग रोड पे काम करने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम गौरवान्वित हैं, हम लाभान्वित हैं। ये सकरनिया विधानसभा से भी रिंग रोड होके गुजर रहा है। अभी रिंग रोड के किनारे वाराणसी विकास प्राधिकरण और रिंग रोड के किनारे डेवलपमेंट के लिए फूड पार्क कहाँ होगा, गाड़ी की सर्विस लेन कहाँ होगी, हमारे एजुकेशन हब कहाँ होंगे, हमारे कमर्शियल हब कहाँ होंगे, हमारे एजेंसी के हब कहाँ होंगे, ये गवर्नमेंट ने तय कर रखा है। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो एनरोलमेंट एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो रिंग रोड बनने के बाद हम लोगों ने मांग कर दिया है, बहुत जल्दी जमीनें अधिग्रहित होंगी और सकरनिया विधानसभा में उद्योग पनपेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। यदि धार्मिक स्थलों की बात की जाए
तो यहाँ काफी प्राचीन धार्मिक स्थल है जिनका मान लीजिए काफी विकास हुआ है, मगर अभी भी बहुत कुछ विकास बाकी है। और पर्यटन की दृष्टिकोण से देखें तो वो काफी अहम है। तो क्या आपको लगता है कि इसका डेवलपमेंट होना चाहिए? देखिए, अभी पिछली डीएम साहब थे नवनीत सिंह चहल जी, तो मैंने अप्रोच किया था कि रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो रेवेन्यू का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अनुसार यदि बाबा काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले लोगों को के लिए अप्रोच किया जाए। हमारा पर्यटन पहले ही विकास कर चुका है मार्कंडे महादेव जी के धाम में, मार्कंडे महादेव जी के धाम में। वहां से मार्कंडे महादेव से शिवत्व का स्वरूप है बाबा कीनाराम की जन्मस्थली, पतित पावनी मोक्षदायिनी पश्चिम वाहिनी, जो भगवान शिव के जटा में है, जहाँ से चल रहे शिव में गदे की माथे पे चंद्रमा है और ये नंदी की सवारी और जटा है। ऐसे जहां से गंगा निकलती है, जहां गंगा नियंत्रित होती है, वहां उस शिवत्व पतित पावनी मोक्षदायिनी पश्चिम वाहिनी पूरे हिंदुस्तान में एक जगह पश्चिम वाहिनी घाट हुआ है। आज गंगा सेवा समिति भलुआ उस पे मतलब प्रतिदिन दैनिक संध्या, भव्य आरती, रविवार की दिव्य आरती, इस प्रकार का आयोजन कर रही है। इसके बाद वहां से भलुआ की बात कर रहे हैं आप, पश्चिम वाहिनी गंगा से, वहाँ पे माघ मेले में जो है एक मौनी अमावस्या में काफी भव्य आयोजन होता है। वहाँ पे काफी श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। तो वहाँ आपको नहीं लगता कि उस भीड़ के समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ होना चाहिए ऐसा? देखिए, मैं पहले पिछली बात को पूरा कर लूं। वहां से बगल में वाल्मीकिश्वर महादेव, सफेद शिवलिंग और बाबा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से संचालित होने वाला हमारा महाकालेश्वर धाम, इसके अतिरिक्त भी अन्य धार्मिक स्थल, यदि ये पंचतीर्थ अप्रोच किया जाए तो वहां से निकल के रिंग रोड से ही मार्कंडे महादेव, हमारा पाल्टून पुल, सैदपुर का पुल, और वहां से फिर समिति में फिर रिंग रोड मिल जाएगा, रिंग रोड पकड़ के बनारस। 2-2.5 घंटे में दुनिया के कोने कोने से आने वाले लोगों को हम विधानसभा सकलदिया के इन केंद्रों पर आमंत्रित कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और यहाँ का रोजगार का एक अलग, जो न रुकने वाला न थकने वाला धार्मिक दृष्टिकोण का व्यू दे सकते हैं। अब बलुआ देखिए, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ कुंभ में भी प्रशासन की व्यवस्थाएं होती हैं, रेत पे टेंट लगा दिए जाते हैं, महाकुंभ का आयोजन होता है। धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही हैं। गंगा सेवा समिति प्रत्येक वर्ष यहाँ पे चाहे देव दीपावली का विषय हो, चाहे एकादशी का विषय हो, चाहे कार्तिक पूर्णिमा का विषय हो, चाहे पूर्णिमा का विषय हो, चाहे देव दीपावली, जैसे भव्य गंगा महोत्सव का विषय हो, 19 नवंबर को है देव दीपावली, आप जरूर आइएगा। तो इन सारे विषयों पे काम कर रही है और अच्छा से अच्छा वहाँ पे वातावरण। जैसे कि अभी पिछले कुछ समय से हम लोग देखे हैं कई सारी घटनाएं हमें बलुआ पुल से लेकर के इधर स्थान जो भी मतलब होता है धार्मिक आयोजन उसमें, तो हमें आगे करने में सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जल पुलिस चौकी वगैरह कुछ ऐसा होना तो नहीं। अभी हम लोगों ने पत्र उस पर लिखा था और लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हेमंत कुटियाल जी थे यहाँ पे अधीक्षक, अमित कुमार जी आए, उन्होंने भी, अभी अग्रवाल साहब आए, सबने अच्छा कोऑपरेशन किया और आज डीजीपी ऑफिस में, मुख्यालय में हमारा पत्र, एस्टीमेट सारा कुछ पहुंच चुका है। बहुत जल्दी यहाँ जमीनें स्वीकृत है, प्रस्ताव है, बहुत जल्दी यहाँ जल पुलिस की चौकी और एनडीआरएफ की टीम। हमें तो बहुत दुख होता है, स्थानीय लोगों की सोच और समझ पे भी एक पीड़ा है। जो व्यक्ति 35 साल से राजनीति कर रहा है, 5 साल जिला पंचायत, 5 साल प्रधान, 5 साल 10 साल विधायक, 5 साल रूलिंग पार्टी का विधायक, 10 साल हारा हुआ विधायक, तो अपने पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट में 5 साल बीता, 12 से 17, फिर अभी भी विधायक। इसके बाद भी कोई व्यक्ति जब गंगा में डूबता है और उसके लिए धरना होता है कि एनडीआरएफ की टीम आने में देर हो रही है, तो एनडीआरएफ की टीम दूर है तो देर होना स्वाभाविक है। लेकिन आपने 35 साल की राजनीति में एनडीआरएफ की आवाज क्यों नहीं उठाई? आप 10 गांव क्रॉस करा के सिर्फ अपने घर बिजली जला सकते हैं, लेकिन लोगों के हित के लिए एनडीआरएफ की टीम की मांग नहीं कर सकते थे। तो अब ये होने जा रहा है, और जल्दी ही हो जाएगा। यदि शिक्षा की बात करें तो यहाँ प्राइवेट विद्यालय तो काफी सारे हैं, लेकिन शिक्षा के लिए यहाँ के विद्यार्थियों को काफी दूर जाना होता है, क्योंकि उस तरीके का यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। तो इसके लिए पॉलिटेक्निकल विद्यालय यहाँ पे मान लीजिए चंदौली में है पॉलिटेक्निक कॉलेज, लेकिन वहाँ की भी अब काफी अव्यवस्था देखने को मिली है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक
सार्वभौमिक सत्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमको विकास करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, निजी कॉलेज चलाने वालों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका मैं बहुत स्नेह से आदर करता हूं कि आप सबने उच्च शिक्षा में बीएड हो, बीटीसी हो, एमएससी हो, बीएससी हो, ऐसे कोर्सेज, ऐसे सब्जेक्ट, मैक्सिमम सब्जेक्ट, और ऐसे हमारे जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से चलने वाले हमारे जो स्कूल चलाने वाले मैनेजमेंट के लोग हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि बहुत ही विकास हमारे इलाके में हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन सरकारी केंद्र अभी तक फिर वही बात, बार बार वही बात आएगी कि अभी 35 साल में जहां एशिया में स्थान रखने वाला 5000 सीट का बीएड बीटीसी का एक सीट का एक सीमा है, जहां मतलब दूर दूर से अन्य जिलों से छात्र आकर के हमारे यहाँ ये रुकते हैं, किराया पे कमरा लेते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन एक भी गवर्नमेंट का सेंटर अभी तक यहाँ नहीं बनाया जा सका। ये स्थानीय नेतृत्व का पूरा अभाव है, और स्थानीय नेतृत्व का अभाव नहीं है, जो एक मानसिकता से, संकीर्ण मानसिकता से जुड़े लोग जो यहाँ पे हैं, उनके मैं क्या कहूँ, बहुत ही नीरस मन से कहना पड़ रहा है कि ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने के बाद भी और इतना लंबा अनुभव होने के बाद भी क्षेत्र को बुनियादी जरूरतों से दूर रखना एक प्रकार का ये क्षेत्र के साथ धोखा है, क्षेत्र के साथ मानसिक क्षरण है, क्षेत्र के साथ मतलब एक तरीके से क्षेत्र के साथ पूरी तरीके से छल किया गया है, और कुछ भी वर्तमान विधायक के द्वारा नहीं किया गया। अच्छा, मान लीजिए जैसा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षार्थियों के लिए टैबलेट बांटने की जो बात कही है, क्या लगता है आपको शिक्षार्थियों को इससे लाभ होगा? देखिए, लाभ तो निश्चित होगा, और ये मूल अधिकार है। भारत में शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, परिवहन फ्री हो, ये विकसित होने के बाद की प्रक्रिया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मेडिकल फ्री है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एजुकेशन फ्री है। ये विकासशील और विकसित होने का अंतर है। उत्तर प्रदेश विकासशील है, विकसित होने की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। ऐसे में जो टैबलेट दे रहे हैं निश्चित रूप से छात्रों के लिए अच्छा होगा और उससे उनका भविष्य उज्जवल। अभी हमारे कहने का मतलब ये है जैसे कि जो भी सरकारी कंपोजिट विद्यालय वगैरह हैं, काफी इनमें सुधारीकरण का कार्य हुआ है, और इनमें भी इंग्लिश माध्यम से चलाई जा रही शिक्षा दीक्षा की जा रही है। मगर जो हमारे यहाँ के पहले से कॉलेज हैं, हमने कुछ पहले बात की, यहाँ के जो टेक्निकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक विद्यालय, मगर यहाँ की आपको नहीं लगता है शिक्षा का सुधार होना चाहिए इस पर? क्योंकि वहाँ पे बहुत काफी अव्यवस्था है शिक्षार्थियों के लिए, उस पर किसी का नहीं, यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान जाता नहीं, काफी चीजें हैं। देखिए, अभी हमारे यशस्वी सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी ने पॉलिटेक्निक विद्यालय का जीर्णोद्धार, नियमित कक्षाएं वहाँ और व्यवस्थाएं हो सके, वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और कर भी रहे हैं। बहुत सारे केंद्र से इग्नू का केंद्र उन्होंने सकलिया पीजी कॉलेज को दिया, कई कक्षाओं में विस्तार कराया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। जनप्रतिनिधि का ध्यान है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ तकनीकी कारणों से अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको दूर करने का हर संभव प्रयास होगा। यदि जैसा कि आप सकलिया विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, यदि आपको पार्टी द्वारा मौका मिलता है तो आप सर्वप्रथम किन किन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं रोडवेज संचालन की सुविधा को एकदम से निश्चित करूंगा। हमारी बहनें, हमारी माताएं, आप पता है कि मतलब प्राइवेट वाहनों में कितना कंजेस्टेड और किस तरीके से उनको बैठना पड़ता है। मतलब एक जो सामान्य भारतीय परंपरा में जिनको छूना तक एक तरीके से यह है कि नहीं, हम इस तरीके से बच के निकलें कि हमको कोई छू ना पाए, वैसे उनको भूसा की तरह भरा जाता है। तो एक तो ये व्यवस्था मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा कि कैसे उनके आने जाने का माध्यम स्वतंत्रता के साथ एक सीट उनको मिले और उस सीट पे बैठ के वहां जाए। विद्युत के क्षेत्र में 132 केवीए का विद्युत पारिषद मैंने पहले भी पत्र लिखा है, सकलिया विधानसभा के बरह क्षेत्र में चानिया ब्लॉक में वो बने और इससे यहाँ की ट्रैफिक की समस्या और हम लोगों को मिल सके। 132 केवीए का मोबाइल, ये 100 केवीए का मोबाइल ट्रांसफार्मर सकलिया और चानिया
दोनों बाजार को मिले, ताकि व्यापारी ट्रांसफार्मर के जल जाने पर आश्रित ना हो और वो तुरंत सप्लाई बाजारों की दी जा सके, ताकि घरों में पानी चढ़ाया जा सके, दैनिक जीवन उनका प्रभावित न हो, उनका शौच प्रक्रिया, उनका भोजन प्रक्रिया प्रभावित न हो। इसलिए इतने ऐसे विद्युत व्यवस्था हमको उपलब्ध करा सके और क्षेत्र में शिक्षा के केंद्र में कम से कम एक ऐसा केंद्र यहाँ पे स्थापित हो जो मापदंड बने और उस मापदंड के अनुसार ही प्राइवेट विद्यालयों में एक निश्चित फीस की सीमा हो और उसका एक मापदंड स्थापित हो सके कि नहीं, हम यहाँ भी जा सकते हैं यदि आपने हमको अवसर नहीं दिया। तो विकल्प विहीन क्षेत्र न हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हमारे जो चैनिया और सकलिया के दोनों स्वास्थ्य केंद्र है वो रेफर केंद्र के रूप में, मतलब सकलिया तो आदरणीय सांसद जी के प्रभाव से, माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के प्रभाव से भी डिजिटल एक्सरे बहुत सारी चीजें बढ़ी है हमारी भाजपा की सरकार में, लेकिन अभी भी 50 बेड का अस्पताल यहाँ, 50 बेड का अस्पताल वहाँ, सभी पशु गर्भाधान केंद्र, सभी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, सभी पशु चिकित्सालयों के अन्य केंद्र, हमारे ये जच्चा बच्चा केंद्र, इनको सुनियोजित सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके और टूर स्टेट सर्विस, हम जो सर्विस दें उससे एक एक व्यक्ति लाभान्वित हो। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, फायर ब्रिगेड का एक केंद्र यहाँ पे हो, किसानों की फसल जले तो हमें उतना ही देर वेट करना पड़े कि थोड़ी ही देर में हमारी फायर ब्रिगेड उपलब्ध हो जाए, हमारी फसल कम नुकसान हो, हमें मुआवजा की तरफ कम देखना पड़े। नहर पक्का हो, नहरों को पक्का किया जाए, कहीं से भी नहर टूट के अभी पिछले सीजन में बलेटा में एक बड़ी आपदा आई, बड़ी ट्रेजेडी हुई, हमने पत्र भी लिखवाया, तो नहर पूरी तरीके से पक्का हो ताकि कहीं भी गिरने ना पाए। नाली जो गांव के प्रमुख हैं वो पक्की हो, किसानों को कोई असुविधा ना हो और किसानों के लिए खाद, बीज, बिक्री, क्रय केंद्र, ये सारी चीजें एकदम से सुनिश्चित हो कि मतलब ये किसान है, इस साधन सहकारी समिति पर, इस प्राइवेट केंद्र पर आप अपना क्रय विक्रय कर सकते हैं। इन लोगों के लिए काम करना है और इन लोगों को एकदम से सकलिया विधानसभा कैसे विकासशील की श्रेणी में आए और फिर पूर्ण विकसित हो, मॉडल बने और यहाँ की अपार संभावनाओं को आगे ले जाया जा सके, ऐसा